ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का घमंड है, मैं भारत का और भारत मेरा है। इन्हीं शब्दों के साथ प्यारे बच्चों, मैं आप सबका हमारे चैनल लर्न एट होम विद नीतू गर्ग और नवोदय क्रांति परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 10 के लेसन नंबर 2 हिस्ट्री में से भारत में राष्ट्रवाद भाग 1 पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये लेसन भारत में राष्ट्रवाद के उदय से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमने पिछले लेसन में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को जाना था। राष्ट्रवाद क्या है? एक ऐसी भावना जो एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आपस में मातृभूमि के नाम पर जोड़ देती है, उन सबको एक होकर संघर्ष करना सिखाती है। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 में। बिल्कुल सही। 1947 में किससे आजाद हुआ? अंग्रेजों से। अंग्रेज कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत में आती है और यहाँ पर आकर शासन करना शुरू कर देती है। शुरू में वो शासन करने के लिए नहीं आई थी, बल्कि यहाँ पर व्यापार के उद्देश्य से आई थी कि यहाँ से वो सामान ले सके, कच्चा माल ले सके, जिसे वो अपने देश में ले जाकर ऊंचे दामों में बेच सके। लेकिन इसी के बीच धीरे धीरे उसने यहाँ के शासकों से रियायतें प्राप्त करना शुरू कर दिया कि जब वो व्यापार करे तो उसे अधिक टैक्स ना देना पड़े। और इसी के साथ उस समय भारत में और भी बहुत सारी कंपनी आई थी, जैसे कि हॉलैंड से डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी आई थी, पुर्तगाली आए थे। लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पराजित होकर चले गए। फिर मैसूर जो एंग्लो मैसूर युद्ध है, उन युद्धों में व्यापार के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शासन जमाने में कामयाब रहती है। और बात आ जाती है 1757 में, जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों का युद्ध होता है प्लासी नामक स्थान पर, इसीलिए इसका नाम पड़ा प्लासी। और प्लासी जगह का नाम जो है प्लास नामक फूलों की वजह से पड़ा था। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहते हैं और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की स्थिति अत्यंत कमजोर हो जाती है। फिर होता है 1764 का बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेज इतने अच्छे ढंग से जीतते हैं कि उनके पांव जम जाते हैं भारत के अंदर, और 1765 से उनका बंगाल पर शासन शुरू हो जाता है। उनका असली जो मकसद था वो ये नहीं था कि वो भारत को एक अच्छा शासन देंगे, सुशासन देंगे, नहीं। उनका मकसद था अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। और इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसी नीतियां अपनाई कि ज्यादा से ज्यादा एरिया पर कब्जा किया ताकि वो अधिक से अधिक वहां के से मुनाफा प्राप्त कर सके। क्योंकि अगर शासक उनके कंट्रोल से बाहर होगा तो वो मुनाफा नहीं ले पाएंगे। अगर शासक उनके कंट्रोल में होगा तो सारा मुनाफा, सारा राजस्व, सारा पैसा उनका होगा। ऐसे करते कराते धीरे धीरे लोगों के मन में ये बात आने लग जाती है। जब लेफ्ट का सिद्धांत लागू होता है, जब अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेज उसे भी हड़प लेते हैं, अलग अलग नीतियां अपनाकर, किसी की पेंशन लगाकर, किसी की पेंशन बंद करके, और धीरे धीरे वो पूरे भारत में अपने पैर पसार लेते हैं, तब लोगों को समझ आती है कि वो किसी बहुत ताकतवर शक्ति के अधीन होते जा रहे हैं जो उनके अपने नहीं है। और तभी शुरू होती है 1857 की क्रांति। ये क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानी जाती है, जिसमें अलग अलग शासकों ने, भारत के सभी अलग अलग शासकों ने, हालांकि सबके उद्देश्य अलग अलग थे, लेकिन फिर भी एक साझे उद्देश्य के तहत कि वो अंग्रेजों को बाहर निकाल देंगे, वो लड़ाई लड़ते हैं, वो क्रांति करते हैं। हालांकि क्रांति तो असफल होती है, लेकिन उसी क्रांति के ज्वालामुखी के तले
वो चिंगारियां थी जो जन्म देती हैं राष्ट्रवाद को, क्योंकि 1858 से अब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं रहता, बल्कि सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन शुरू हो जाता है। अर्थात भारत अब सीधे सीधे ब्रिटेन के अधीन हो जाता है और उदय होता है राष्ट्रवाद का। और राष्ट्रवाद क्या है? एक ऐसी भावना जो सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांध देती है, जो एक क्षेत्र में रह रहे होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति क्या थी। सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग 8वीं से पढ़ते आ रहे हो कि ब्रिटिश सरकार की नीति थी फूट डालो और राज करो। वो जानते थे कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन सबसे बड़े जो धर्म दो थे वो हिंदू और मुस्लिम। और उन्होंने हर तरीके से साम दाम दंड भेद हर तरीके से अंग्रेजों ने भारतीयों में अर्थात मुसलमानों और हिंदुओं में फूट डालकर राज करने की नीति को अपनाया। और वो नीति उनकी समय के साथ परिवर्तन होते रहती थी, ताकि वो समय के साथ आगे बढ़ते रहे और अपने मंसूबों में सफल होते रहे और भारत को गुलाम बनाकर रखें। इसी के तहत उन्होंने सबसे पहले लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल एक बड़ा राज्य था, बड़ा सूबा था, यहाँ पर दो बड़े समुदाय हिंदू और मुसलमान रहते थे। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में कर दिया, ये कहकर कि बंगाल तो एक बहुत बड़ा राज्य है और एक व्यक्ति से इसका जो शासन है वो संभलेगा नहीं, वो अच्छे से प्रशासन का संचालन नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसने बंगाल के दो हिस्से कर दिए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में हिंदू अधिक थे और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम। असल में मंसूबा था कि मुसलमानों को अलग करें, हिंदुओं को अलग, ताकि उनमें नफरतें बढ़ सकें। और इस चीज को भारतीय अब समझते थे, समझने लगे थे, इसीलिए बंग भंग आंदोलन चले, काला दिवस मनाया गया, जगह जगह विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई और जगह जगह आंदोलन शुरू हुए, ताकि किसी भी तरह से ये बंगाल का विभाजन जो है रद्द हो सके। इसी कड़ी के अंदर 1906 में ब्रिटिश सरकार मुसलमान वर्ग के कुछ नेताओं को अपने पक्ष में ले लेती है कि कांग्रेस तो हिंदुओं की संस्था है, जिसकी स्थापना 1885 में 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। और कांग्रेस जो थी वो बड़े ही नरम तरीके से अंग्रेजों के सामने अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को, देश की आवश्यकताओं को रखती थी। लेकिन फिर भी धीरे धीरे कांग्रेस से ब्रिटिश सरकार डरने लगी थी। तो इसके तोड़ के लिए, ताकि इसका कोई हल निकाला जा सके, ब्रिटिश सरकार मुस्लिम लीग की स्थापना करवाती है 1906 में। और कहा क्या जाता है कि मुसलमानों को भी अपने हितों की रक्षा करने के लिए एक संस्था की स्थापना करनी चाहिए, जैसे हिंदुओं ने कांग्रेस की हुई है। और इस प्रकार से क्या होता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों में तनाव बढ़ने लगता है। फिर उसके बाद 1909 में सॉरी यहाँ पर गलत है, 1909 में पार्लियामेंटो सुधार होता है, जिसके तहत मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचिका देने की बात की जाती है। और फिर 1911 में बंगाल का विभाजन जो है वो रद्द कर दिया जाता है। इसी से संबंधित जिस समय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हो रहा था, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। नाम से ही पता चलता है कि विश्व के अलग अलग देश आपस में लड़ पड़ते हैं और ब्रिटेन भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था और वो भी चाहता था कि इस युद्ध में उसे भारतीयों का सहयोग मिले। भारतीय अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में लड़ने के लिए जाएं। उन्होंने मुसलमानों को भी इसके लिए राजी किया। असल में अंग्रेजों के खिलाफ तुर्की का युद्ध था। अब तुर्की का जो खलीफा था वो तो मुसलमानों का धार्मिक नेता था। ऐसे में अब
मुसलमानों को मनाने के लिए अंग्रेजों ने एक पैंतरा फेंका कि अगर हम इस युद्ध में जीत भी जाते हैं तो हम तुर्की के खलीफा के साथ कोई अन्याय नहीं करेंगे। तो इसीलिए भारतीय मुसलमानों ने भी अंग्रेजों का इस युद्ध में साथ दिया। हम ये साइड में जो क्रॉनिकल्स पढ़ रहे हैं, इसी पर अब हमारा लेसन शुरू होगा। यहीं से हम जो है अपने इस लेसन का विस्तार करेंगे। आज हम इस लेसन के अंदर सभी क्रॉनिकल्स पढ़ेंगे और अगले 2 भागों में हम इस लेसन को विस्तार से जानेंगे। अब 1914 से 1918 के मध्य क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध होता है और इस युद्ध में जो है भारतीय अंग्रेजों का साथ देते हैं। हालांकि अंग्रेजों ने किसी भी तरीके से भारतीयों को मनाया हो, लेकिन वो साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंग्रेजों ने ये भी कहा था भारतीयों से कि हम आपको स्वराज्य देंगे। और इसी के बीच में एक और खास बात होती है, एक महान नायक की एंट्री, और वहीं से माना जाता है राष्ट्रवाद का उदय, के महात्मा गांधी ही सभी लोगों को आपस में जोड़ देते हैं, उन सब में राष्ट्रवाद का उदय करते हैं। महात्मा गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। यहाँ पर वह आते समय देखते हैं कि उन्हें रास्ते में नस्ल भेद का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में भी गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था। 1909 में गांधी जी ने एक हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा की बात की थी। और यही सत्याग्रह और अहिंसा गांधी जी के 2 हथियार बन जाते हैं। ये बार बार पूछा जाएगा कि गांधी जी के 2 हथियार सत्याग्रह और अहिंसा। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना, अर्थात यदि हमारा उद्देश्य सत्य है, हमारे मंसूबे भी सत्य हैं, तो हमें उसके लिए आग्रह करना चाहिए और करनी चाहिए अहिंसा पूर्वक। हमें हिंसा नहीं करनी, क्योंकि महात्मा गांधी जी का मानना था कि अहिंसा ही बलशालियों की ताकत है। फिर है 1916। 1916 की घटनाएं क्या थी? एक तो लखनऊ समझौता होता है। लखनऊ समझौते में क्या था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हो जाता है कि हम दोनों संस्थाएं मिलकर अंग्रेजों का विरोध करेंगे। इससे महात्मा गांधी जी की विचारधारा को बहुत बल मिलता है। दूसरी घटना क्या होती है कि 1916 में ही चंपारण बिहार के अंदर है, वहां पर नील की खेती करने वाले किसानों के साथ अन्याय हो जाता है। अब उनसे नील की खेती करवाने के बाद अंग्रेज उनसे नील खरीदना बंद कर देते हैं और नील की खेती होने के बाद वो जमीन किसी लायक रहती नहीं है। तो इसीलिए चंपारण बिहार के जो किसान थे वो सत्याग्रह करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके लिए सत्याग्रह कर उन्हें कुछ रियायतें दिलवाई और ये गांधी जी की पहली बड़ी सफलता मानी जाती है। फिर आता है अगले साल 1917 में, खेड़ा जिला है गुजरात के अंदर, वहां पर किसानों की फसल जो है खराब हो जाती है और उधर से अंग्रेज उनके ऊपर लगान जो है भू राजस्व वो डबल लगा देते हैं। तो वहां के किसान भी गांधी जी से आग्रह करते हैं उनके लिए सत्याग्रह करने का। तब गांधी जी खेड़ा के किसानों के लिए सत्याग्रह करते हैं और अंग्रेजों को मजबूर होकर गांधी जी की बात माननी पड़ती है। बस यहीं से गांधी जी जो है बहुत प्रसिद्ध होने लगते हैं। फिर है 1918 की घटना। 1918 में अहमदाबाद मिल, सूती कपड़े की मिल थी ये, वहां पर जो है मजदूरों को बहुत ही कम तनख्वाह पर काम करवाया जाता था, जिस वजह से मजदूर हड़ताल कर देते हैं और उन्हें गांधी जी का समर्थन भी मिल जाता है। अब गांधी जी का समर्थन मिलने से ये सत्याग्रह काफी प्रखर हो जाता है और मजबूरन मिल मालिकों को गांधी जी की बात मानकर मजदूरों की तनख्वाह 35% बढ़ानी पड़ती है। अब गांधी जी जो है जगह जगह फेमस हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनका नाम जपा जाने लगा। ये वो सन भी है जब
प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अब जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों को ये बात तो समझ आ चुकी थी कि हम अब मुसलमानों को कोई खुशी नहीं देने वाले, क्योंकि हम तुर्की के खलीफा के साथ कुछ अच्छा नहीं करने वाले, और ना ही हम भारतीयों को कोई रियायतें देने वाले हैं। क्योंकि गांधी जी ने भी लोगों से कहा था कि आप अंग्रेजों का साथ दें और अंग्रेज हमें बाद में स्वराज देंगे, बहुत सारी रियायतें देंगे। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हो जाता है, अंग्रेज कुछ देने वाले तो है नहीं थे, इसीलिए मार्च 1919 में वे रोल्ट एक्ट, सर सिडनी रोल्ट ने इसको बनाया था, इसीलिए इसका नाम रोल्ट एक्ट पड़ा, उसे लागू करते थे। रोल्ट एक्ट के तहत अब कोई भी व्यक्ति जो है इतना आजाद नहीं था कि वो कोई हड़ताल कर सके, या कुछ व्यक्ति जो थे एक समूह बनाकर खड़े नहीं हो सकते थे, और सरकार जब चाहे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी, उसे जेल में रख सकती थी 2 साल के लिए। उसके लिए उसे किसी भी अदालत में पेश करने की आवश्यकता नहीं थी, अर्थात ना कोई व्यक्ति अपने पक्ष में दलील दे सकता था, ना वकील कर सकता था, ना अपील कर सकता था। इसीलिए इस एक्ट से सभी लोग बहुत परेशान थे। गांधी जी ने भी इस एक्ट को काला कानून कहकर इसका विरोध किया और रोड सत्याग्रह चलाने का फैसला किया। 6 अप्रैल को हड़ताल का दिन निश्चित किया गया, लेकिन 10 अप्रैल को अमृतसर में शांतिपूर्वक जो जुलूस हो रहा था उस पर अंग्रेजों ने गोली चला दी। फिर उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जहां पर लोग सिर्फ वैसाखी मनाने के लिए आए थे और बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से जो है नेताओं की बात सुन रहे थे। लेकिन वहां के जो कमिश्नर थे जनरल डायर, उन्होंने निहत्थे और निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवा दी और बहुत सारे लोग जो थे मौत के घाट उतार दिए गए। ये घटना जो थी इसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया, पूरा देश सदमे में था, जगह जगह इसका विरोध होने लगा और जो लोगों का रोष था, जो गुस्सा था, वो 7वें आसमान पे था। गांधी जी भी इस घटना से बेहद दुखी होते हैं, लेकिन उन्हें 10 अप्रैल को ही पलवल से गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर मार्च 1919 को ही बंबई में खिलाफत कमेटी का गठन होता है। बताइए क्यों हुआ होगा? क्योंकि मुसलमानों को ये लगा कि अंग्रेजों ने उन्हें ठग लिया है, अंग्रेजों ने उनके धार्मिक नेता अर्थात खलीफा के साथ बुरा व्यवहार किया, तुर्की का विभाजन कर दिया, इसीलिए वे अब अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। वो भी आंदोलन करके उन्हें बाहर बाहर निकालना चाहते थे। महात्मा गांधी जी को लगा कि यही मौका है जब वो अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों को अपने साथ कर सकते हैं। इसीलिए गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन को क्या किया, अपना समर्थन दिया। और सितंबर 1920 को कलकत्ता में अधिवेशन होता है, जहां पर गांधी जी भारतीय कांग्रेस जो थी उसके नेताओं को खिलाफत आंदोलन का समर्थन देने के लिए राजी कर लेते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में जो होती हैं उसमें गांधी जी और शौकत अली, क्योंकि खिलाफत आंदोलन के 2 बड़े नेता जो थे अली बंधु थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो गांधी जी और शौकत अली ने मिलकर देश में यात्राएं की, लोगों का समर्थन जुटाया कि वो खिलाफत आंदोलन में अपना समर्थन दे, बढ़ चढ़कर भाग ले, ताकि अंग्रेजों की सत्ता को हिलाया जा सके। इसके साथ ही जून में जवाहरलाल नेहरू जी ने अवध का दौरा किया। ये मैप में भी आता है कि जून 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ का दौरा किया था? अवध, जिसे हम आज यूपी के नाम से जानते हैं, वहां का दौरा किया और जन समर्थन को जुटाया। फिर बात करते हैं 1921 की। 1921 में जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है। असल में खिलाफत आंदोलन थोड़ा पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है और अब गांधी जी बड़े पैमाने पर लोगों को अपने साथ जोड़ने में सफल होते हैं। पहली बार ऐसा होता है कि महिलाएं भी घरों से बाहर आकर इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं और ये आंदोलन पूरे देश के अंदर अपना समर्थन जुटाने में सफल रहता है।
विदेशी सामानों की होलियां जलाई जा रही थी। विदेशी सामान कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से आयात जो था, जो अंग्रेजों जो थे अपने ब्रिटेन से सामान लाकर भारत में बेचते थे, वो आधा रह गया, अर्थात अंग्रेजों की आमदनी भी आधी रह गई। यह बहुत बड़ा धक्का था अंग्रेजों के लिए। इसके साथ ही जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, उसी समय देश के अलग अलग भागों में इसी असहयोग का अलग अलग मतलब निकालकर लोग गांधी जी के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे थे। और ऐसा ही कुछ तब हुआ जब सीता अलूरी राम राजू आंध्र प्रदेश की गुडेम की पहाड़ियों में लोगों से ये आह्वान करते हैं कि गांधी जी जो है वो देश को अंग्रेजों से आजाद दिलवा कराना चाहते हैं और हम उनका साथ देंगे। हालांकि गांधी जी ने अहिंसा की बात की थी, लेकिन सीता अलूरी राम राजू हिंसा की मदद से अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते हैं। जबकि 1924 में राजू को फांसी दे दी गई और राजू अपने लोगों के बीच में एक लोक नायक बन चुके थे। फिर असम के जो बगान मजदूर थे, उन्हें एक एक्ट के तहत, वो एक्ट था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, उसके अनुसार कि जो मजदूर बागान में काम करेगा वो अपने मालिक की इजाजत के बगैर बागान से बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन की सूचना उनके पास भी पहुंच जाती है और वे बागान छोड़कर बाहर आ जाते हैं, अपने अपने गांव में चल पड़ते हैं, ये सोचकर कि गांधी जी उन्हें वहां पर जमीन दिलवाएंगे जहां पर वो आराम से खेती करेंगे। लेकिन जब वो रास्ते में पहुंचते हैं तो जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं रेल लेकर अपने गांव जाने के लिए, पता चलता है कि वहां के कर्मचारियों ने भी हड़तालें की हुई हैं और रेलें आगे नहीं बढ़ रही। उन्हें पकड़ लिया जाता है और मजदूरों की खूब पिटाई होती है। फिर हम घटनाक्रम की बात करेंगे 1922 से 1928। इस समय 1922 में असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे थे। दूसरी ओर अंग्रेजों के दमनकारी चक्कर भी बहुत बढ़ चुका था। जगह जगह पर जहां कहीं भी प्रदर्शनकारी मिलते थे, अंग्रेज वहीं पर धरना प्रदर्शनकारियों की पर लाठी चार्ज करके उनकी पिटाई करते थे। इसी के तहत 5 फरवरी 1922 को जब गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी जो थे, प्रदर्शनकारी थे, वो धरना दे रहे थे, तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। तो गुस्से में उन्होंने पुलिस थाने को आग लगा दी और पुलिस थाने को आग लगाने की वजह से 22 पुलिसकर्मी उसमें जलकर खत्म हो गए। जब गांधी जी को 12 फरवरी, देखो 5 फरवरी घटना है, गांधी जी तक पहुंची 12 फरवरी को। 12 फरवरी को जब गांधी जी के पास से घटना की सूचना पहुंचती है तो गांधी जी तुरंत असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं और इस बात से कांग्रेस के नेता बहुत नाराज होते हैं और इसी के चलते मोतीलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, और चित्तरंजन दास, जिन्हें सीआर दास के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। अब उनका मानना यह था कि हम अंग्रेजों की बनाई हुई लेजिस्लेटिव असेंबली में अंदर बैठकर ही अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करेंगे। धीरे धीरे ये स्थितियां ऐसे ही चलती रहती हैं। 1926 में कीमतें गिरने लगती हैं, किसानों की हालत भी खराब हो जाती है और पूरे विश्व में भी इसका काफी ज्यादा धक्का लग रहा था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। गठन तो उसका 27 में होता है, लेकिन वो भारत में 1928 में आता है। इसमें 7 अंग्रेज अधिकारी थे और जो इनका अध्यक्ष था वो सर जॉन साइमन थे। अब कोई भी भारतीय नहीं है और जलियांवाले बाग हत्याकांड की वो रिपोर्ट लेने के लिए आए थे, तो इसलिए भारतीयों को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाते हैं। 1930 में ये आयोग अपनी रिपोर्ट पेश भी कर देता है, लेकिन कोई इसे मानता नहीं है।
फिर हम बात करेंगे 1929 की। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष था अगर हम विश्व की अर्थव्यवस्था की ओर से देखें तो। आर्थिक महामंदी आती है, सारी जो वस्तुओं की, फसलों की कीमतें हैं वो धराशायी हो जाती हैं, व्यापार बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, बेरोजगारियां बढ़ जाती हैं, हाहाकार मच जाती है। लेकिन दूसरी ओर 28 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे पर कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे, और वे अब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास करते हैं, अर्थात कोई भी किसी भी प्रकार की अंग्रेजों की सहमति नहीं, बल्कि अंग्रेजों का बिल्कुल भारत छोड़कर चले जाना और पूर्ण रूप से जो स्वराज है, जो पूरा राज्य है, वो उसकी सत्ता भारतीयों के हाथ में आनी चाहिए, ऐसा प्रस्ताव वो पास करते हैं। साथ में ही ये भी फैसला करते हैं कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, अंग्रेज जाएं या ना जाएं, लेकिन हमने उनके राज्य से अपने आप को स्वतंत्र मान लिया। इसी समय में लॉर्ड इरविन भी डोमिनियन स्टेटस का ऐलान कर देते हैं, एक ऐसी पृथक निर्वाचिकता का ऐलान कर देते हैं जिसके कारण गांधी जी और बाकी सभी नेताओं में बहुत रोष था कि इससे भारत जो है उसकी एकता को धक्का लग सकता है। फिर इसी 1929 में कुछ और भी घटनाएं जो हैं वो हो जाती हैं। वो क्या घटनाएं हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का होना, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मैंने आपको पढ़ाई दिया है कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। फिर उसी के बीच डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, जो कि दलितों के नेता थे, उन्होंने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की ताकि दलितों को भी उचित राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार मिल सके। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का फैसला गांधी जी ने 1930 में ही किया, क्योंकि उन्हें लगा कि अंग्रेज उनसे बहुत सारे अधिकार छीन रहे हैं और उन्हें किसी भी बात के लिए राजी नहीं हो रहे। तो इसीलिए गांधी जी जो है 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ निकल पड़ते हैं, दांडी पहुंचते हैं 6 अप्रैल को। वहां जाकर वो नमक बनाते हैं, क्योंकि नमक बनाने पर मनाही थी। वो जब नमक बनाते हैं उससे कानून टूट जाता है। अब जब कानून टूटता है तो जगह जगह पूरे देश में इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मान लिया जाता है। जहां कहीं जो कोई भी जैसे सरकार की आज्ञा की अवज्ञा कर सकता था उसने की, और इस प्रकार से पूरे देश में दूसरा बहुत बड़ा आंदोलन, पहला असहयोग था, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। इसी के बीच 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है इंग्लैंड में, लेकिन उसमें कांग्रेस शामिल नहीं होती क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। अब ऐसे में कोई नतीजा नहीं निकलता, तो लॉर्ड इरविन और गांधी जी के मध्य, इसे गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं, 5 मार्च 1931 को होता है, और गांधी जी जो है अपने आंदोलन को स्थगित कर देते हैं और दूसरे गोलमेज सम्मेलन को, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है वो 1931 में हुआ था, उसमें भाग लेने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन वहां क्या होता है कि अंग्रेज भारत को पृथक निर्वाचिका के आधार पर बांटना चाहते हैं, जिसका गांधी जी पुरजोर विरोध करते हैं और वापस आ जाते हैं। जब गांधी जी वापस आते हैं तो फिर से आंदोलन शुरू कर देते हैं। अब लोगों को ये बात बहुत ज्यादा नापसंद आ रही थी कि गांधी जी तो अपने हिसाब से आंदोलन शुरू और बंद करते हैं, लेकिन आंदोलन तो चल रहा था। इसी के बीच भारत के अंदर, क्योंकि गांधी जी को गिरफ्तार किया हुआ था, तो वे पूना की जेल में थे, यरवदा जेल में। वहां पर वो 21 दिन के आमरण अनशन पर बैठे थे, क्योंकि 1932 में जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो वहां भारत को पृथक निर्वाचिका के आधार पर बांट दिया गया। तो पूना पैक्ट क्या है, 1932 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य एक समझौता होता है कि पृथक निर्वाचिका नहीं होगी, बल्कि हर जगह
जो है दलितों के लिए सीटों का आरक्षण होगा, ताकि उन्हें राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित रूप से मिल सके। तो इस वजह से अंग्रेजों को जो है उनकी नीतियों को बहुत धक्का पहुंचता है। लेकिन धीरे धीरे अपने आप ही सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 में खत्म हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये क्रॉनिकल्स है हमारे लेसन की, और इसके बीच में जो लेसन है विस्तार से उसे हम अगले भागों में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।